साथियों, इस वीडियो में हम लोग गणना चक्राई दृष्टि जो 2.0 है उसकी सूक्ष्म दृष्टि को तैयार करेंगे। सूक्ष्म दृष्टि दृष्टि मैगजीन का एक तरह से सार होता है और इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी रहती हैं। तो ये सूक्ष्म दृष्टि उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितनी कि संपूर्ण दृष्टि, मतलब अंदर का जो कंटेंट है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, इसलिए इसको तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर भी पढ़ना ठीक है। जो पुराने लोग हैं उनको मैंने पहले ही बताया था कि जो पुरानी आई दृष्टि कर चुके हैं उसको रिवाइज कर लें और 2 महीने का करंट अफेयर्स अलग से देख लें। उम्मीद करता हूँ ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन ये जो वीडियो है सबके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो भले ही इसमें सूक्ष्म दृष्टि दी गई है लेकिन मैं उसको थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर महीने में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास किया, कुछ का उद्घाटन भी किया। किस स्थान पर किया? तो आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। और इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी ने एक उद्घाटन भी किया। याद रखिएगा, शिलान्यास नहीं, उद्घाटन। किसका? नई रेल लाइन का। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बैरावी सैरांग रेल लाइन, जो कि मिजोरम को असम से जोड़ती है, याद रखिएगा। और इस रेल लाइन के जरिए मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का जो रेल नेटवर्क है उससे जुड़ गया है और उसके साथ ही संपूर्ण जो भारत का रेल नेटवर्क है उससे भी जुड़ गया है। इसके साथ नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। कितनी ट्रेनों को? तो 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अब रेल लाइन बनी है तो उस पर चलने के लिए ट्रेनें भी तो होनी चाहिए, तो कुल 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। NIRF रैंकिंग समग्र श्रेणी, याद रखिएगा, उसमें कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास। इससे जुड़ा जो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि जो IIT मद्रास है ये लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है, ये भी याद रखिएगा। फिर है, आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए AI आधारित अनुवादक एक लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? आदिवाणी। ठीक है, आदि मतलब आदिवासियों की, वाणी मतलब उनकी आवाज़ को उठाने के लिए एक अनुवादक जो है वो डेवलप किया गया है, जो कि भारत का पहला है। उसका नाम है आदिवाणी। नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल लॉन्च की है? तो ADP या फिर ABP, ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। ऑप्शन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी रहेगा, पर फंसना नहीं है। नीति आयोग ने इस पहल को लॉन्च किया है। मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियां हैं उनकी समय रहते पहचान करना, उनके इलाज पर काम करना, लोगों को जो मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हैं उनके विषय में जागरूक करना, इसका उद्देश्य है। और इसको लेकर दिल्ली में पहला क्लिनिक भी खोला जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। ADP और ABP का मतलब क्या है? आपको पता है कि नीति आयोग कुछ कार्यक्रम चलाता है, उनमें से एक है ADP, एस्पिरेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके साथ ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, यानी जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो आकांक्षी जिले या फिर ब्लॉक हैं उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये उसी से संबंधित है। हाल ही में कहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया है। ऑप्शन में लखनऊ भी रहेगा, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। कहाँ पर किया है? गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट है, एक एनुअल रिपोर्ट जारी हुई है वुमेन सेफ्टी को लेकर, जिसे नारी 2025 नाम दिया गया है। उसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन कौन से हैं? तो हेमा के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा, विशाखा के लिए विशाखापत्तनम। तो तीनों याद मत रखिएगा, 2 तो याद रहेंगे ही रहेंगे, हेमा और विशाखा। हेमा मतलब कोहिमा, विशाखा मतलब विशाखापत्तनम दूसरे स्थान पर है। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? नरेंद्र मोदी ने की। कहाँ से की? लाल किला से की। कब की? 15 अगस्त को की। उद्देश्य क्या है इसका? जो युवा हैं उनका कौशल विकास किया जाएगा और उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। और इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 1 लाख करोड़ रुपए, ये रुपए भी याद रखिएगा। और एक प्रावधान और है, नए रोजगार जो पाने वाले युवा हैं उनको 2 किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 15,000 रुपये की, तो ये राशि भी याद रखिएगा।
मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई? तो इसकी भी घोषणा कहाँ से की गई? 15 अगस्त को लाल किले से की गई। इसे कितने वर्षों में पूरा किया जाएगा? 10 वर्षों में किया जाएगा। तो 15 अगस्त 2025 को घोषणा हुई है, तो 2035 में इस मिशन को पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय महत्व की धरोहरें हैं, जो चीज़ें हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति है, उनकी बाहरी हमले से रक्षा करना। बाहरी हमले जैसे पाकिस्तान अगर कोई अटैक कर रहा है, जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान दिल्ली को टारगेट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए अब दिल्ली जैसी चीज़ को अगर कोई देश टारगेट कर जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसी समस्या से निपटने के लिए एक मिशन की घोषणा की गई है, मिशन सुदर्शन चक्र। आपको पता है कि जो सुदर्शन S-400 उसने हमारे लिए सुदर्शन चक्र की तरह ऑपरेशन सिंदूर में काम किया। तो उसी की तर्ज पर और रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे जो ऐसे स्थलों की रक्षा करेंगे बाहरी हमले से। न केवल रक्षा करेंगे बल्कि उनको भी नष्ट करेंगे। तो ऐसे उपकरण बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र शुरू करने की घोषणा 15 अगस्त को की गई। अगले 10 सालों में इसको पूरा किया जाएगा। भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया? उसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र। इस मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक इसका परीक्षण किया गया? तो यूपी के चंदौली में एक रेलवे स्टेशन है गंज ख्वाजा। गंज ख्वाजा से झारखंड के गढ़वा के बीच इस मालगाड़ी का ट्रायल किया गया, याद रखिएगा। परीक्षा पे चर्चा आप सबको पता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से इसे सम्मानित किया गया। किस मामले में रिकॉर्ड बनाया? सर्वाधिक पंजीकरण। एक माह के अंदर सर्वाधिक पंजीकरण के चलते इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। अच्छा, परीक्षा पे चर्चा का ये चौथा संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। 8वां संस्करण है। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। एक ऐसा इंडेक्स जो इस आधार पर तैयार किया गया है कि कौन सा राज्य, कौन सा यूटी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब जो EV वाहन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको बढ़ावा दे रहा है। कैसे? चार्जिंग स्टेशन बना के, स्पेयर पार्ट्स बना के, लोगों में EV को लेकर जागरूकता फैला के। तो इन सब आधारों पर एक इंडेक्स तैयार किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये इंडेक्स किस टाइटल के साथ लॉन्च किया गया? तो उसका टाइटल है इंडेक्स का अनलॉकिंग $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी, याद रखिएगा। और इस इंडेक्स में फ्रंट रनर की कैटेगरी में दिल्ली को रखा गया है। राज्यों की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र को रखा गया है और छत्तीसगढ़ को रखा गया है। ठीक, महाराष्ट्र को पहला स्थान, छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान और दिल्ली को इन दोनों के साथ पहले स्थान पर रखा गया है। और ये तीनों ही फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखे गए हैं। यूपी को किस स्टेट मतलब किस कैटेगरी में रखा गया है? एस्पिरेशनल, आकांक्षी प्रदेश की कैटेगरी में रखा गया है। कितने संकेतक इसमें शामिल किए गए थे इंडेक्स में? तो 16 संकेतक, ये भी याद रखिएगा। चौथी, आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला। आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय रीजनल प्रोसेस लेबोरेटरी, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? याद रखिएगा, चौथे क्रम की। तो कहाँ किया गया है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है। क्या? आदि मतलब आदिवासियों से संबंधित, कर्मयोगी मतलब जो शासन प्रशासन से जुड़े लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी, उनको ट्रेंड किया जाएगा कि किस तरह से वो समावेशी प्रशासन को बढ़ावा दें। किसके हितों में? आदिवासियों के हितों में। ठीक है, तो इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये भी याद रखिएगा, अलग से यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। पहली ऐसी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पहली थी बेंगलुरु में, दूसरी भोपाल में, तीसरी देहरादून में। तो पहली याद रखिएगा और चौथी याद रखिएगा। बेंगलुरु फिर भुवनेश्वर, तो बा से बेंगलुरु और बा के बाद क्या आता है? भा से भुवनेश्वर। मिशन कर्मयोगी के तहत यह काम किया जा रहा है। किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। ये हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो जिला है जैसलमेर और जैसलमेर में एक स्थल है, उसका नाम है रातड़िया री ढेरी। तो चाहे रातड़िया ही याद कर लो, जो याद हो जाए वो याद कर लेना, रातड़िया ढेरी या रातड़िया की ढेरी या रातड़िया। पेपर हवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? इंपॉर्टेंट है, 127 वर्षों के बाद। इनकी खोज कब की गई थी? 1898 में।
खोज की कहाँ से गई थी? पिपरहवा स्तूप। कहाँ है ये? यूपी के सिद्धार्थनगर में। ठीक, अब सवाल बनता है ये किसकी निशानियाँ हैं? तो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई निशानियाँ हैं जो भारत लाई गई हैं। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जबलपुर, मध्य प्रदेश में। तो ये पहला हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज होगा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम AVSS 2025 उसका उद्घाटन किया। कहाँ पर किया भैया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ये आयोजन किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके उपलक्ष्य में, 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया, अखिल भारतीय शिक्षा समागम। अब तुमको बताना है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये किसकी समिति, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई समिति की सिफारिशों के आधार पर लाई गई थी? मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव को संबोधित किया? तो गंगईकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु में। किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया यहीं पर? तो राजेंद्र चोल प्रथम। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने हाल ही में किस श्रेणी का 25,000वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है? तो बाप श्रेणी का, बाप 7। तो सबका बाप बनाया है, 25,000वां इंजन है। अब तक जितने भी इंजन थे उन सबका बाप बनाया है। कितनी इसकी क्षमता है? 6,000 हार्स पावर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? 21 जुलाई 2025 को, डेट याद रखना। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था बेब्स। ठीक, उसमें कहा था कि एक ऐसे संस्थान की स्थापना की बात कही गई है बेब्स में। तो अब ये संस्थान स्थापित कर दिया गया है, कहाँ पर? मुंबई में। तो इस संस्थान में क्या होगा? बच्चों को, लोगों को ट्रेंड किया जाएगा सोशल मीडिया पर काम करने के लिए, क्रिएटिविटी से युक्त कंटेंट बनाने के लिए। और बेब्स भी तो यही था। नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का, ये छोड़ दीजिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 24 से 25 पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर पहले और दूसरे स्थान पर हैं? ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर और 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहर और 3 लाख से नीचे वाली आबादी वाले शहर, 3 वर्गों में बांटकर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार वितरित किए गए या सम्मानित किया गया शहरों को। तो पहले और दूसरे स्थान पे कौन है? इंदौर एवं सूरत। 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश का नोएडा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसने जीता? तो प्रयागराज ने। पिछली बार बनारस था। विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची होती है, तो मराठा सैन्य परिदृश्य को। इस परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल हैं? तो कुल 12 किले शामिल हैं, याद रखिएगा। ये किले किन राज्यों में स्थित हैं? तो माँ से मराठा और माँ से महाराष्ट्र और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू किया जाएगा? 100 जिलों में। ये मैंने आपको योजनाओं पे जो क्लास दी है उसमें बताया था। जो 100 जिलों के किसान हैं उनको कृषि की उन्नत टेक्नोलॉजी बताई जाएगी, उनको जागरूक किया जाएगा, उनकी आय को बढ़ाने के तरीके बताए जाएंगे। तो कुल 100 जिले जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे होंगे पहले से, उनको और ज़्यादा ट्रेंड किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद ODOP पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन में लखनऊ भी रहेगा। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 24 जनवरी 2018 को हुई थी। आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और उद्घाटन किसने किया था? तो पीयूष गोयल ने किया था, जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं। विदेश में स्थित मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया? अच्छा, ये जो ODOP पहल है इसको लेकर विदेशों में भी मिशन चलाए गए हैं। तो गोल्डन अवार्ड किसे दिया गया है बेहतर क्रियान्वयन के लिए? किस मिशन का? ODOP का। तो भारतीय उच्चायोग सिंगापुर में। श्रेणी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो कुल 4 राज्य थे जिन्होंने ODOP को लेकर अच्छा काम किया है। उन 4 राज्यों में 2 दक्षिण भारत के हो गए, आंध्र और महाराष्ट्र,
और 2 उत्तर भारत के हो गए, पंजाब और उत्तर प्रदेश। कुल 4 राज्यों को गोल्डन अवार्ड मिला है। बी श्रेणी में किसे गोल्ड पुरस्कार मिला है, गोल्डन अवार्ड मिला है, तो जम्मू कश्मीर को। ए श्रेणी में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। किन जिलों ने श्रेणी ए के तहत कृषि हेतु गोल्डन अवार्ड हासिल किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में ओडीओपी को लेकर? तो गुंटूर, ठीक, ये सामान्य में भी गोल्ड पुरस्कार प्राप्त किया है। देखिए आंध्र प्रदेश का है गुंटूर, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश। और काहे के लिए दिया गया ओडीओपी में? मिर्च को लेकर। ऐसे ही महाराष्ट्र का रत्नागिरी, ठीक, इसे एग्रीकल्चर में गोल्डन अवार्ड मिला है। काहे की कृषि के लिए? अल्फांसो, जो आम की एक प्रजाति है। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन, तो न केवल रत्नागिरी में जो किसान हैं उन्होंने अल्फांसो की खेती की, बल्कि उसका बेहतर वितरण भी सुनिश्चित किया, मतलब विपणन जिसको कहें, मार्केटिंग। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अब नाम से जाहिर है, दिव्यासा, दिव्य मतलब दिव्यांगों की, आशा मतलब दिव्यांगों की आशा से संबंधित केंद्र, राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश में मोदी ने उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया है? तो उनमें मीनाक्षी जैन को विशेष रूप से याद रखिएगा, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, जो कि इतिहासकार हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला को भी याद रखिएगा, ठीक है, जो सिंगों से लैस है, उसको भी राज्यसभा में भेज दिया श्रृंगला। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली, अच्छा, सदानंद मास्टर भी याद रहेंगे तुमको, ठीक है, मास्टर साहब को भेज दिया गया है। तो 3 तो ऐसे याद हो गए, एक सिंह वाले श्रृंगला, एक मास्टर साहब, और एक हो गए हैं मीनाक्षी जैन, जो कि इतिहासकार हैं, हो गई हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू की गई है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अगला है 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की गई? इसमें सुधार करिएगा। 16वीं जनगणना कब आयोजित होगी? तो इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी, ठीक, 1 अक्टूबर 2026 से उन क्षेत्रों में होगी जहां प्रायः बर्फ जमी रहती है। फिर 1 मार्च 2027 से शेष बचे हुए हिस्से में इसका आयोजन किया जाएगा। तो कहा जाए कि ये कितने चरणों में होगी? तो 2 चरणों में होगी। 1931 के बाद ये पहली कास्ट सेंसस है, ये भी याद रखिएगा। तो ये डेट याद रखिएगा, ठीक। पहली तो अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, अक्टूबर 2026 में, फिर 1 मार्च 2027। तो चाहे अक्टूबर हो चाहे मार्च, पहली जो डेट रहेगी उसी से इसकी शुरुआत होगी। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट है। जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं, जैसे कांग्रेस सरकार में नवोदय हुआ करते थे, वैसे ही बीजेपी सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है वो लॉन्च किए हैं आदिवासी छात्रों के लिए। यहाँ रहने की सुविधा उपलब्ध है छात्रों के लिए। तो जो ट्राइब्स हैं उनका स्किल डेवलपमेंट और एप्टीट्यूड, इन सब का डेवलपमेंट करने के लिए एक पहल लॉन्च की गई है, तलाश। उसकी फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के कार्यक्रमों को लेकर डाक टिकट जारी किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बीजेपी के जो सूत्रधार हैं, उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार युवा आयोग। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने युवा आयोग गठित करने की घोषणा की है या मंजूरी दी है? तो बिहार ने। बिहार सरकार ने जो राज्य की मूल निवासी महिलाएं हैं उनको कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही है या नीति बनाई है? क्षैतिज आरक्षण क्या होता है? एक तो वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल में क्या होता है? जैसे कैटेगरी के हिसाब से SC, OBC, ठीक, ST, जनरल, इसके हिसाब से। लेकिन एक ऐसा वर्ग होता है जैसे महिलाएं, दिव्यांगजन, वृद्ध, इनको भी आरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कैटेगरी है उसके इतर जो आरक्षण होता है उसको आप मान लीजिए साधारण शब्दों में क्षैतिज आरक्षण। तो उसको देने के लिए नीति बना ली है बिहार ने। कितना परसेंट दिया जाएगा? 35%। किसमें? सरकारी नौकरियों में। अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय वायु बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? CSIR IGIB दिल्ली, ठीक। CSIR आप लोग जानते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और IGIB का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम, इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड, आई से हो जाएगा इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है।
तो आप IGIB विशेष रूप से याद रखिएगा। दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। खेलो भारत नीति 2025 को कब मंजूरी दी गई? 1 जुलाई 2025 को। इसने किसका स्थान लिया? तो इससे पहले राष्ट्रीय खेल नीति 2001 क्रियान्वित थी, उसका स्थान लिया। 1 जुलाई को क्या हुआ था? GST भी लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और किस वर्ष लागू हुआ था ये तुम बता दो। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दी है 2 एक्सप्रेस वे जोड़ने के लिए। ये एक्सप्रेस वे काय से जोड़े जाएंगे? ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेस वे। तो एक लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, उससे 2 एक्सप्रेस वे जोड़े जाएंगे आपस में। कौन कौन से? आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इनको लिंक एक्सप्रेस वे इससे जोड़ दिया जाएगा बीच में। ठीक, उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है। आकांक्षात्मक विकास खंड, पीछे हमने पढ़ा था ADP, या फिर कहें कि एस्पिरेशनल ब्लॉक्स योजना के तहत वार्षिक डेल्टा रैंक जारी की है। किस सरकार ने जारी की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। कौन सा विकास खंड शीर्ष स्थान पर रहा है डेल्टा रैंकिंग में? तो रामपुर विकास खंड। किस जिले का है? जालौन का। बस यही याद कर लेना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2016, कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया? 54 संस्थान। पीछे हमने NIRF पढ़ा है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। उसमें IIT मद्रास पहले स्थान पे था, लेकिन यहाँ पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात हो रही है। तो भारत के 54 संस्थान इसमें शामिल हैं। पहला स्थान ग्लोबल लेवल पर किसे मिला है? IIT दिल्ली को। भारत में पहला स्थान मिला है IIT दिल्ली को, लेकिन पूरे विश्व में IIT दिल्ली को 123वां स्थान हासिल हुआ है। एरिक्सन एक स्वीडिश कंपनी है, स्वीडिश, पहली भारत में निर्मित पूरी तरह से स्वदेशी एंटीना प्लांट शुरू करने वाली कंपनी है। ये एंटीना प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो मानेसर, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। BBDNS ग्लोबल इनोवेशन पार्क में, जो कि मानेसर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। एंटीना कैसा भैया? जो टावर होते हैं ना मोबाइल के, उस पर जो छतरी टाइप की लगी होती है, उसी का निर्माण जो है अब भारत में किया जाएगा इस प्लांट में। अभी तक हम आयात करते थे। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको पुरानी वाली में, आई दृष्टि में, तो वो भी मानेसर हरियाणा में शुरू किया गया है। किस कंपनी का? मारुति सुजुकी का। मोबाइल आधारित ई-वोटिंग किस राज्य में शुरू की गई? जैसे मोबाइल से ही वोटिंग करने की सुविधा, ठीक है, वो बिहार में शुरू की गई है। अब बिहार में शुरू की गई है तो कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसने पहला वोट किया होगा, जो ई-वोटर बना होगा। पहला कौन है? विभा कुमारी, ये भी याद रखिएगा। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? गैस्ट्रोनॉमी जो खाद्यान्न की जो खाद्य संस्कृति होती है, पकवान बनाने की, खाने की, हाँ, तो वो जो संस्कृति है उसका एक पूरा नेटवर्क है, उसमें किसे शामिल किया है? तो लखनऊ को। क्या इससे पहले भी कोई शहर शामिल हो चुका है? जी हाँ, कौन? हैदराबाद, जो कि पहला शहर था जो क्रिएटिव सिटीज़ की गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में शामिल हुआ था। अब लखनऊ चौथा बना है, लखनऊ दूसरा बना। हैदराबाद कब शामिल हुआ था? 2019 में। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती कहाँ की जाएगी? तो लाहौल स्पीति में। और ये खेती कौन करेगा? तो एक संस्थान है हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ है? पालमपुर में। किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? बिहार में 891। सबसे अधिक लिंगानुपात नागालैंड में। तो जहाँ नागा साधु हैं तो वो भ्रूण हत्या नहीं करने देंगे, विरोध करेंगे उसका, हालांकि उनका कोई संबंध नहीं है, वो विवाह भी नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ साधु हैं, नागा साधु, तो वो इसका विरोध करेंगे, जिससे भ्रूण हत्या कम होगी, और भ्रूण हत्या कम होगी तो जो लिंगानुपात है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। तो नागालैंड पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर उसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश भी है, याद रखिएगा। अगर यूटीज पूछ ले तो उसमें लद्दाख है। लोकपाल का मोटो क्या है? आदर्श वाक्य, नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण, एम्पावर सिटीजन और एक्सपोज करप्शन, ECEC। AM खानविलकर जो हैं वर्तमान में नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा किससे संबंध है इनका? मुंडा जो विद्रोह है उससे। कब हुआ था? 1899 में। उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की किसने? नरेंद्र मोदी ने। ये पुण्यतिथि चौथे क्रम की थी, 125वें क्रम की। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया? निजामाबाद, तेलंगाना में। कब? 29 जून को। किसने? अमित शाह ने, AS। ऑप्शन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी रहेंगे उसमें, ठीक है, लेकिन भटकना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है कहाँ भैया? ये है पेरू की राजधानी लीमा में, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। इसका एशियाई क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के सिंगना, आगरा में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र एशिया प्रशांत क्षेत्र में कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद तेलंगाना में। तो वहीं हल्दी बोर्ड, वहीं पर गूगल का सुरक्षा इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया गया है। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो उल्लास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2022 में। ठीक, कैसे याद रखना है? उल्लास कैसे लिखा जाएगा? देखिए 2 बार ला है, 2 बार ला है मतलब 2 बार 2 है, मतलब 2022 ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। कार्यात्मक साक्षरता क्या होती है? एक तो पढ़ने लिखने वाली होती है और एक कार्य करने वाली साक्षरता। कौन से कार्य? जैसे दवा की पर्ची पढ़ लेना, दवा पे निर्देश क्या क्या दिए गए हैं वो पढ़ लेना, किस कंपनी की दवा है, कितना प्राइस है, मोबाइल चला लेना, लैपटॉप चला लेना, बैंक में जो पर्ची है उसको भर देना, जमा पर्ची, निकासी पर्ची। तो ये सब जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली साक्षरता है उसी को कार्यात्मक साक्षरता कहा जाता है। तो त्रिपुरा, ता से त्रिपुरा और ता से 3, तो त्रिपुरा तीसरा है, पहला मिजोरम है, दूसरा गोवा है। अगर यूटीज की बात करी जाए तो इन सबसे पहले 2024 में, ठीक है, 24 जून 2024 को लद्दाख जो है पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर यूटी बन गया है। देश में पहली योग नीति किसने जारी की? किस राज्य ने? तो उत्तराखंड ने। दिल्ली में 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप की शताब्दी समारोह जो है उसका आरंभ किया गया 24 जून को। अब ये महानतम आध्यात्मिक शख्सियतें कौन कौन हैं? एक तो महात्मा गांधी और एक है नारायण गुरु। ये नारायण गुरु केरल से संबंधित हैं, जो कि एक समाज सुधारक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। इन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया वहाँ पर, और गांधी जी से इनकी वार्ता हुई थी कहाँ पर? शिवगिर मठ में, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में है। कब हुई थी? 12 मार्च 1925 को। 12 मार्च को दांडी मार्च भी हुआ था। ठीक, किस वर्ष हुआ था ये तुम बताना। तो शिवगिरी मठ में इनकी बात हुई थी, वार्ता हुई थी, उसी का शताब्दी समारोह जो है वो मनाया गया। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में पहला स्थान हासिल किया है? तो अगर बात करी जाए खाली आयुष्मान भारत की, तो मैंने आपको यूपी बजट में पढ़ाया भी है कि यूपी पहले स्थान पे है, परंतु यहाँ पर डिजिटल मिशन की बात हो रही है। तो डिजिटल मिशन की बात हो रही है तो उसमें बिहार पहले स्थान पर है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज आप सब जानते हैं, चिनाब ब्रिज किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर। कहाँ बना है भाई? जम्मू कश्मीर में। वहाँ पर उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही यहाँ पर एक रेल लिंक, उसको भी राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये रेल लिंक यूएसबी रेल लिंक, यू मतलब उधमपुर, एस मतलब श्रीनगर और बी मतलब बारामूला, इनको जोड़ने वाला रेल लिंक को भी समर्पित किया है। 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी भी दिखाई मोदी ने, जो कि कटरा से श्रीनगर के बीच और श्रीनगर से कटरा के बीच चलेंगी। मोदी ने भारत के एक ब्रिज का भी उद्घाटन किया, केबल स्टे रेल ब्रिज, जो केबल पे टंगा होता है ना, जैसे आप नैनी ब्रिज गए होंगे प्रयागराज में, तो जो केबल बंधे हुए हैं उन्हीं को केबल कहा जाता है। 2 पिलर बीच में रहते हैं, ठीक इस तरह से, और इधर उधर देखिएगा केबल बंधे रहते हैं, उसी पर पूरा पुल जो है वो टिका रहता है। जब वाहन चलते हैं तो उस पर कंपन भी होते हैं। तो केबल स्टे रेल ब्रिज और भारत के किस पहले, ठीक है, थोड़ा इसको लेके मैं आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन ये इसमें दिया है तो वो पहला ही है। मैं नैनी वाले को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ, वो टेक्नोलॉजी दूसरी है संभवतः। तो तुम केवल याद कर लो यार, केबल स्टे रेल ब्रिज, उसका नाम है अंजी ब्रिज, जो कि कटरा को रियासी से जोड़ता है। रियासी वही जिला जहाँ से क्या मिला था यार, लिथियम के भंडार प्राप्त हुए थे हम लोगों को। 2 वेटलैंड्स, उन्हें रामसर साइट में, जो रामसर साइट्स हैं उनकी सूची में शामिल किया गया है। एक तो खींचन, अब खींचेगा कौन? जो जोधा होगा, जो जोधा योद्धा होगा, योद्धा को क्या कहेंगे? जोधा, वही खींचने में सफल होगा। तो जोधपुर में खींचन आर्द्रभूमि और मेनार आर्द्रभूमि वो उदयपुर, दोनों राजस्थान की हैं। इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो टोटल जो रामसर साइट हैं वो भारत में 91 हो गई हैं, ये भी याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को बुलाया था और उन्होंने भारत की यात्रा की? तो सेंटियागो पेना। तो पा से पेना और पा से पराग्वे। तो पेना किस देश के राष्ट्रपति हैं? पराग्वे के। और आपको बताना है कि पराग्वे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है या नहीं। भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो जो इकोसाक है यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएनओ, उसका अध्यक्ष चुना गया है। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो न्यू शिलांग टाउनशिप, कहाँ? मेघालय में, मेघालय के शिलांग में। अब सवाल बनता है कि पहला क्षेत्रीय परिसर, तो इसका मतलब इसका एक मेन परिसर भी होगा, मेन हेडक्वार्टर भी होगा, तो वो कहाँ है भाई?
वो है मानेसर हरियाणा में, याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है IICA की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जिसका हेडक्वार्टर मानेसर हरियाणा में है। मानेसर कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। और ये परिसर जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्थापित किया गया है, जो PM डिवाइन स्कीम है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को लेके, उसके तहत स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? तो जम्मू कश्मीर के कटरा और मुंबई के बांद्रा में। चेरी मतलब जो आप लोग देखते हैं फिल्मों में चेरी वेरी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो फिल्मी कल्चर है चेरी का। तो जम्मू कश्मीर से मुंबई भेजा गया चेरी, खाद्य एक फल है, लाल सा होता है, छोटा सा। कटरा से बांद्रा के बीच चलाई गई। अगला है मैड मिलियन डे, किस कंपनी ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? LIC ने। काहे के लिए भाई? सर्वाधिक बीमा पॉलिसियाँ इसने इस दिन बेची, इसीलिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। ठीक है। अच्छा, मैड मिलियन डे मतलब मिलियंस की संख्या में पागलों की तरह खरीदारी हुई इन पॉलिसियों की। पहला स्वदेशी रूप से विकसित और सरकार द्वारा फंडेड AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? भारत जेन। देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कब किया गया? 31 मई को। किसने उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी ने। तो ये किस अवसर पर आयोजित हुआ? देवी अहिल्याबाई की जयंती पर। चौथी जयंती थी 300वें क्रम की। और क्या किया यहाँ पर? एक स्मारक सिक्का भी जारी किया प्रधानमंत्री ने। कितने रुपए का? 300 रुपये का। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना। पुरानी वाली आई स्ट्रीम कराया विस्तार से। नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। कहाँ है? इसकी क्षमता कितनी है? 660 मेगावाट। चौथे क्रम की है, तो पहली ही है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये परियोजना कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया है? भारत मंडपम, नई दिल्ली। अब है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। अब ऑप्शन में तुम्हें दे देगा कि शिलांग में इसका आयोजन हुआ, तो वहाँ पर तुमको गच्चा नहीं खाना है। आयोजन कहाँ हुआ? भारत मंडपम में। CISF से संबंधित पहली महिला या फिर पहली व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची हैं, तो गीता समोता। तो गीता समोता ने माउंट एवरेस्ट पे जाके समोसा खाया। ठीक। अब CISF में रहेंगी तो समोसा खाने को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कहाँ चली गई? माउंट एवरेस्ट पे। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर कितने मतदाताओं की संख्या को, मतलब जो पहले संख्या हुआ करती थी मतदाताओं की पोलिंग सेंटर पर, उसे घटाकर कितना कर दिया है? तो पहले 1500 हुआ करती थी, 1500 से घटाकर 1200 कर दिया है, याद रखिएगा। नीति आयोग की शासी परिषद एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है, उसकी चौथी बैठक 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने। और कब आयोजित हुई? 24 मई 2025 को। चौथे क्रम की, 10वें क्रम की। विषय क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य, ये भी याद रखिएगा। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला राज्य मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा तासी त्रिपुरा। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला राज्य। सौर ऊर्जा मतलब बल्ब नहीं, दीपक, ऐसे समझिएगा। दीपक से ऊर्जा जो प्राप्त करता है, रोशनी प्राप्त करता है। दीपक मतलब सूरज और दीपक मतलब दीप। तो दीप ऐसा जिला बन गया है जो अपनी पूरी ऊर्जा की मांग है उसे सोलर एनर्जी से पूरा करता है। भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना, अब यार ये जनगणना तो सही नहीं रहेगा। नदी डॉल्फिन की गणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई हैं? तो उत्तर प्रदेश में। संख्या भी याद रखनी है तुमको, 2397। दूसरे स्थान पे कौन है? तो बिहार वाले की संख्या भी याद रखेंगे, 2220। तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का। नेशनल इंजीनियरिंग डे पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए एक CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। CCU टेस्ट बेड क्लस्टर क्या है भाई? CCU का मतलब है क्लस्टर कॉम्पिटिटिवनेस यूनिट। तो जो सीमेंट के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं, उनका जो क्लस्टर है, मतलब कई सारी कंपनियों के गुच्छे, एक तरह कई सारी कंपनियों के एक समूह, उसके लिए एक बेड यानी कि बिस्तर जो है सरकार उपलब्ध करा रही है कि तुम आओ और इस बिस्तर यानी कि इस मंच पे आके अपना अपना हुनर दिखाओ, जिससे कि सीमेंट के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा मिले। तो ऐसा क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है, मैंने आपको घटना चक्र आर्थिकी में बताया है। बताओ फटाक से। और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका फैक्ट है ये। स्वतंत्र परिसर भारत में स्थापित करने वाला अमेरिकी विश्वविद्यालय, उसका नाम क्या है? इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इलिनोइस कहाँ का है? अमेरिका का।
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सल विरोधी एक आंदोलन या फिर अभियान चलाया गया, उसका नाम क्या है दोस्त? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट है भाई। गया का नया नाम बदल दिया गया है, मतलब उसका निर्णय लिया गया है, तो गया से बढ़ाकर गया जी सम्मान उसको दिया गया। जैसे अयोध्या को अयोध्या जी कहते हैं, वैसे गया का नाम अब गया जी करने का निर्णय लिया गया है। अब इन्होंने अपडेट नहीं किया है दृष्टि वालों ने। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो अडानी इंटरप्राइजेज ने। ये ट्रक कहाँ चलेगा? तो जो खदान में काम करने वाले ट्रक हैं, खनन कार्य में लगे हुए, कहाँ चलते हैं? छत्तीसगढ़ के रायपुर में, वहाँ पर काम करेगा। आयुर्वेद दिवस आप सबको पता है, जो धन्वंतरी जी हैं उनकी जयंती के तौर पे मनाया जाता है। तो अभी तक तिथि से मनाया जाता था, अब तिथि पंचांग के अनुसार होती थी। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें और जो पंचांग है, दोनों में समरूपता नहीं हो पाती थी, आगे पीछे हो जाती थी। तो इसी समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है। भिक्षावृत्ति मुक्त शहर कौन सा घोषित किया गया है? इंदौर। फिर है आयु के अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल, मतलब जो आयु के अनुकूल, जैसे वृद्ध हैं तो वृद्धों की जो अवस्था है उसके अनुकूल कौन से शहर हैं? तो ऐसे शहरों का एक नेटवर्क है। कौन तैयार किया? WHO। ऑप्शन में UNO भी रहेगा। उसमें भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ? कोझिकोड। मतलब जो कोझिकोड शहर है वो ज़्यादा वृद्धों के अनुकूल है। ठीक। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? तो रंगाचेरी। जो पांडुलिपियां हैं उनको पुनर्जीवित किया है किसने? केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। ये पांडुलिपियां कौन कौन सी? द्रव्य रत्नाकर निघुट्टम निघट्टू और द्रव्य नामाकर निघंटू। निघंटू जो है एक तरह का, मतलब कई सारी दवाइयों को समेटे हुए रहता है। ठीक है, पूरे एक ग्रुप का नाम है। द्रव्य रत्नाकर निघंटू के लेखक कौन है? तो मुदगल पंडित। और द्रव्य नामाकर निघंटू के लेखक कौन है? भीष्म वैद्य। जैसे दवाइयों में एंटीबायोटिक होता है, तो एंटीबायोटिक में कई सारी दवाइयाँ हैं। ठीक, एक तरह का वर्गीकरण है। तो ऐसे ही निघंटू होता है आयुर्वेद में। नवीन गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। ये गणना करी किसने है? तो नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के द्वारा की गई है, जो कि गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करता है। नेवी के अधीन, जो इंडियन नेवी है उसके अधीन काम करता है। तो नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई और भी चीज़ें देखी गई, तो सटीक तरीके से लंबाई जो है दोबारा नापी गई। तो अब बढ़ के पहले 7516 मीटर हुआ करती थी, जो कि बढ़कर 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। जो नई गणना हुई है उसमें सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? गुजरात, 2340 किलोमीटर। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप सबको अनुमान तो आप सब लगा ही लेंगे, अंडमान निकोबार ही होगा, वही ज़्यादा फैला हुआ है, तो अंडमान निकोबार। सबसे छोटी तटरेखा वाला यूटी कौन सा? पुदुचेरी। और राज्य कौन सा है? गोवा। तो विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक, अब अंडमान निकोबार यहाँ पर है, उसके नीचे है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी सबसे छोटी तटरेखा वाला यूटी, सबसे बड़ी तटरेखा वाला यूटी अंडमान निकोबार। ऐसे ही गुजरात, गा से गुजरात। ठीक, और यहाँ पर गोवा, गुजरात की सबसे बड़ी तटरेखा, गोवा की सबसे छोटी, ऐसे याद रखिएगा। ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर जो कि भारत का पहला है, किस राज्य ने उसकी स्थापना की घोषणा की? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, जो क्रिएटिव, जैसे सिटी बनाने की बात की गई, मुंबई में स्थापना हो गई है, वैसे ही एक राज्य भी है जो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाह रहा है, वो है आंध्र प्रदेश। उसने ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पर? अमरावती में। इस शहर को नाम क्या दिया गया है? क्रिएटर लैंड। तो जो क्रिएटर हैं इंस्टा वाले सब वहीं मिलेंगे, उनके लिए अनुकूल एटमॉस्फेयर वहाँ पर प्रदान किया जाएगा, क्रिएटर लैंड। संसदीय प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजय जायसवाल। अब संजय महाभारत में क्या करता था? एक तरह से आकलन करता था कि युद्ध में क्या हो रहा है, वैसे ही प्राक्कलन कौन करेगा? ये वाला संजय। ठीक है, कि जो बजट में अनुमान है वो कितने सही हैं, उनकी जांच करेगा। ठीक, प्राक्कलन समिति आप लोग जानते ही हैं, 30 सदस्य होते हैं। इसमें कितने राज्यसभा से होते हैं ये तुम्हें बताना है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक, तो कोई सार्वजनिक उपक्रम है, PSU है, उसके लिए जितना धन आवंटित हुआ है, उसके अकाउंट्स वगैरह, उन सब की जांच करने के लिए जो समिति जिम्मेदार होती है उसी को कहा जाता है PSU काउंसिल, पब्लिक सेक्टर यूनिट काउंसिल। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? वैजयंत पांडा।
तो इन पांडा को याद रखिएगा, और संजय का तो ट्रिक मैंने बता ही दिया है। वैसे अगर आप कोई ट्रिक बना पाएँ सार्वजनिक उपक्रम समिति और बैजंत पांडा को लेकर तो कमेंट करिएगा। एक दूसरे की ऐसी मदद करके एक दूसरे का काम हम लोग आसान करते रहें तो दोनों लोग फायदे में रहेंगे। भारत का, और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने में समर्थ हो पाऊंगा। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, कहाँ उसका उद्घाटन हुआ है? बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ठीक, बिझिंजम पोर्ट कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। मई में मोदी ने उद्घाटन किया था, जब मोदी कहाँ से लौट रहे थे? श्रीलंका से। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप? यह है क्या भाई ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह? अभी तक क्या होता था, जैसे भारत में कोई माल आया, ठीक, मोना डार्लिंग मेरा माल आने वाला है, तो भारत में कोई माल आया बड़ा, तो भारत के पास अभी तक इतने बड़े पोर्ट नहीं थे कि बल्क में जो माल आ रहा है उसको उतारा जा सके। तो अभी तक कोलंबो वगैरह से भारत, पहले कोलंबो में उतारा जाता था भारत का माल, फिर वहाँ से छोटे छोटे जहाज़ों के जरिए भारत में लाया जाता था। लेकिन ये जो बिझिंजम पोर्ट है, ये बड़ा पोर्ट है, यहाँ पर सीधे शिप जो है ला के सामान को उतारा जाएगा और सामान को भेजा भी जाएगा। इसी को कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग किया है? काहे में? न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा में। तो आर्मी हॉस्पिटल कहाँ? नई दिल्ली में। क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की जा रही है? तो जहाँ क्रिएटर लैंड बनेगा वहीं पर क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, जो कि भारत की पहली है, अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? तो जेडी वेंस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। और किस क्रम के हैं ये तुम्हें बताना है। मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो मोतिहारी, बिहार में। ठीक, कैसे याद रखना है? मोतिहारी को मोतिहारी नहीं, मोदिहारी पढ़िए अब, क्योंकि मोदी मिमेंटो म्यूजियम वहाँ स्थापित किया गया है, ऐसे जोड़ लेना। पहला आतंकी हमला, अरे यार, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? 22 अप्रैल को हुआ था। कहाँ हुआ था? अनंतनाग में हुआ था। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे है पहलगाम? तो लिद्दर नदी, ये भी याद रखिएगा, लिद्दर नदी, वहाँ पर हुआ था। डेट भी याद रखनी है। भारत का पहला, और भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था। अब उसकी डेट तुम्हें बतानी है कि किस डेट को चलाया था। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। इंडिया स्टील 2025 छठा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। 23वें विधि आयोग, क्रम याद रखना है, 23वां, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं, पूर्व। अब क्वेश्चन गलत कराने के लिए उसमें मुख्य न्यायाधीश भी जोड़ा रहेगा, जोड़ सकता है, तो भटकना नहीं है। 23वां विधि आयोग। कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं को पांडुलिपियों की यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, वर्ल्ड लेवल पर कोई ऐसी चीज़ जो वर्ल्ड लेवल पर मेमोरेबल है, याद करने योग्य है, उसके लिए एक रजिस्टर बनाया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। उसमें भारत की 2 रचनाओं को, जो पांडुलिपि रचनाएं हैं, हाथ से लिखी हुई रचनाएं हैं, उन्हें शामिल किया गया। नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता जी। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? तो उत्तराखंड ने। सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण और प्रसंस्करण का मानक किसने हासिल किया है? कराड़ शहर, जो कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। लास्ट पेज बचा है, इसको भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया है? 21 को। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? तो काशी क्षेत्र। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? ये तुम्हें बताना है। और एक होता है पेटेंट, वो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 20 वर्षों के लिए। पहला जीआई टैग किसे दिया गया? तो चाय, ठीक, चाय को 2004 में दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। बनारस के किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? तो शहनाई, तबला, ठंडई, ठीक। अब भगवान भोलेनाथ हैं वहाँ पर, तो ठंडई भी है वहीं पर, ठीक। लाल भरवा मिर्च, तिरंगा बर्फी, तहरी, लाल भरवा मिर्च, किसको किसको पसंद है भाई। और जो लाल वाली दही होती है, जो घर पे बनाई जाती है, जो मटके में बनाई जाती है, ये शहर वाली नहीं, वो सफ़ेद दही होती है, मज़ा नहीं आता उसमें। जो लाल वाली दही होती है उसके साथ सफ़ेद वाली खिचड़ी, और ये जो लाल भरवा मिर्च है, किसने किसने इसका आनंद लिया है? भित्ति चित्र और करौंदा धातु ढलाई शिल्प, तो ये दिमाग में डाल लेना। पंचायत उन्नति सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 22-23, वर्ष याद रखिएगा 22-23, जारी कब हुई? 2025 में। अब पंचायत की बात हो रही तो पंचायती राज मंत्रालय, और इनके मंत्री का नाम है राजीव रंजन। एक और नाम है दूसरा उर्फ वाला, वो तुम्हें बताना है। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किया गया? गुजरात। कुल कितनी ग्राम पंचायतें? 346। गुजरात के बाद दूसरा स्थान किसका है? तो तेलंगाना का।
भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो कब शुरू की थी? 22 जनवरी 2018 को। कहाँ से शुरू करी गई थी? हरियाणा से। हरियाणा नहीं, कहाँ से यार, पानीपत से। ठीक है, तो इस योजना के कार्यान्वयन से लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में जहाँ 918 हुआ करता था वो 23-24 में 930 हो गया है। डॉल्फिन सफारी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? सूरत, जो कि गुजरात में है। वहीं पर सौर निर्माण इकाई, ठीक, जो सोलर एनर्जी से संबंधित उपकरण हैं उनको बनाने की एक इकाई जो कि एआई से संचालित है, गुजरात के सूरत में शुरू की गई है। किस राज्य ने विधानसभा में सांकेतिक भाषा का चलन जो है वो शुरू किया है? तो पंजाब में। जो दृष्टिबाधित या मूक बधिर लोग हैं उनके लिए मदद करने से संबंधित है या पहल। तो अगला है, पहला पीपीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिचौली, हफ्सी, इंदौर में। नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन? अब इंडियन ओशन की बात हो रही है तो किसी इंडियन ओशन के ही देश ने दिया होगा, तो उस देश का नाम है मॉरिशस। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? अब वर्टिकल और बाईफेशियल मतलब इसके दो फेस हैं इस तरह से। ठीक है, आमतौर पे आप देखेंगे कि जो पैनल होता है, ठीक, वो ऐसे लगाया जाता है और थोड़ा पूर्व की ओर इसकी साइड होती है जिससे कि सूर्य की रोशनी इस पर लगे। मतलब जैसे इस तरह से पैनल है तो इधर पूरब रहेगा, ठीक, इधर से लाइट इस पर लगेगी और पश्चिम में जब सूरज जाएंगे तब इधर से लाइट लगेगी। और ये थोड़ा नीचे की ओर, मतलब इसमें थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, स्लोप वो रहेगी ताकि दोनों ओर से काम भर की रोशनी मिलती रहे। लेकिन अब ये वर्टिकल बाईफेशियल की बात हो रही है तो एक ऐसा पैनल जो खड़ा करके लगाया जाएगा। कम जगह जहाँ होती है शहरों में, जगह का जहाँ पर अभाव होता है वहाँ पर लेटे वाले पैनल नहीं, खड़े करने वाले पैनल लगते हैं। ठीक, तो ये खड़ा पैनल जो है दो ओर से सूरज की जो हीट है, रोशनी है, वो प्राप्त कर पाएगा। ठीक, एक तो सीधे सीधे मिल जाएगी सूरज की ओर से, फिर दूसरी ओर से कैसे प्राप्त करेगा? अब ये मान लीजिए सूरज इधर है, इधर से यहाँ पर आके आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है प्रकाश की किरण और बिजली प्रोड्यूस हो रही है। बची हुई किरणें सूरज की इधर दीवार पे आके टकरा जाती हैं। ठीक, अब दीवार सफ़ेद रंग की है तो यहाँ से कुछ अंश रिफ्लेक्ट होता है, ठीक, प्रकाश का। ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड पर पैनल पे जाता है और पैनल फिर से एनर्जी जनरेट करता है। तो दोनों तरफ से एनर्जी जनरेट होती है, किससे? वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट से, सोलर पैनल से। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, कहाँ? दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। पूरे भारत की बात नहीं हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। स्वावलंबनी। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो गुनरी स्थल है कच्छ में, गुजरात में। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तपोवन आश्रम, कहाँ? प्रयागराज में। विश्व का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये यंत्र क्या करेगा भाई? आप सब जानते हैं कि महामृत्युंजय जो है भगवान शिव से संबंधित है। मृत्यु पर जीत हासिल करने के लिए, जीवन रक्षा करने के लिए और रोग मुक्ति के लिए इसका जप कराया जाता है। तो एक यंत्र, एक तरह की भौतिक संरचना बनाई गई है, ठीक, आकृति बनाई गई है कुछ इस तरह से कि जब मंत्रोच्चार होगा तो जो मंत्रोच्चार की ध्वनि है वो मॉडिफाई होगी और पूरे वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो क्रिएट करेगी इस यंत्र के जरिए। इसकी हाइट जो है वो 52 फीट है। ठीक, अब 51 से याद रखिएगा, 51 पवित्र माना जाता है, तो 51 से एक ज़्यादा है 52 फीट। जब महाकुंभ आयोजित हो रहा था तब इसका उद्घाटन किया गया, तपोवन आश्रम प्रयागराज में। अब लोगों को मौका मिले, प्रयाग वालों को, तो देख आइएगा, और किसी ने देखा हो तो बताइएगा। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? 16 जनवरी को। 18वां प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार आयोजित हुआ है। किस क्रम का है? 18वें क्रम का है। कब आयोजित हुआ? 8 से 10 जनवरी के बीच। और इसमें चीफ गेस्ट कौन रहा है? तो त्रिनाद और टोबैगो के नहीं की राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीना कंगालू, महिला राष्ट्रपति हैं, वो चीफ गेस्ट रही हैं। भारत का पहला वन्य जीव बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? एक चिड़ियाघर में। नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में है। मंत्रिमंडल ने नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी फरवरी 2025 में। नाम है उसका साउथ कोस्ट रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे जोन, जो कि 18वें क्रम का है,
जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, ठीक है। जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसमें कौन थी, त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति। लेकिन जो 76वां गणतंत्र दिवस है उसमें कौन थे, प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया, नाम है उसका कुंभ सहायक। AI जिसमें बीच में है, AI की सहायता से लोगों को अलग अलग भाषा में सूचना देने के लिए ये चैटबॉट, जो तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे, उनको सूचना देने के लिए चैटबॉट लॉन्च किया गया था। योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज के महाकुंभ में एक बहुरंगी लोगो लॉन्च किया गया था। उसमें क्या क्या था, समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत कलश उसमें दिया गया था। और डिजाइन में क्या क्या शामिल था, अक्षय वट, एक मंदिर, एक दृष्टा मतलब उसको देखने वाला भी उसी में बना है, एक कलश, ठीक, कलश होना तो अनिवार्य है, ठीक है, पूरा कुंभ जो है वो कलशे पे टिका है, और भगवान हनुमान जी की छवि, ठीक। अब ऑप्शन में कोई दूसरे देवता भी रहेंगे लेकिन तुमको भूलना नहीं है, लेटे हनुमान जी से याद रखिएगा, हनुमान जी की छवि भी इस डिज़ाइन में शामिल थी। तो इस तरह से हमने पूरा राष्ट्रीय कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद पार्थ नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना। और कुछ सुधार जो आपको लगा हो कि इस वीडियो में इस चीज़ की कमी थी तो प्लीज़ वो बताइएगा, मैं उस पर विचार करूँगा और अगली जो वीडियो रहेगी उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे श्याम, सीताराम।